नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, एक वीडियो हमने किया सोनम वांगचुक पे, जो पेशे से इंजीनियर है, खुद को इनोवेटर कहते हैं, लेकिन लद्दाख में पिछले काफी समय से वो एक राजनीतिक आंदोलन चला रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे, एक इनोवेटर, एक इंजीनियर जो प्रकृति के लिए काम करने का दावा करता है, वो किस तरह का राजनीतिक आंदोलन चला रहा है। 370 के बाद जब यूटी बना दिया गया लद्दाख को, तो वो उस लद्दाख की यूटी को लेकर परेशान भी है और दुखी भी है। सोनम वांगचुक के बारे में फिल्म के माध्यम से या बाकी माध्यमों से बड़ा पॉजिटिव पॉजिटिव बात रखी गई, लेकिन हमने ये प्रयास किया कि आपको सोनम वांगचुक के असली चरित्र और चेहरे के बारे में बताने का प्रयास करें। क्यों? हमारा मकसद क्यों है ऐसा? हमारा मकसद सिर्फ इसलिए है कि जब कश्मीर में विकास की धाराएं बह रही हैं, लद्दाख में लगातार डेवलपमेंट हो रहे हैं, ऐसे समय पे सोनम वांगचुक अपने किस एजेंडे के तहत चीन की सीमा तक यात्रा निकालने की बात कर रहे थे बीती 8 तारीख को, लेकिन किन वजहों से उन्होंने वो यात्रा टाल दिया, ये भी जानने की जरूरत है। 6 शेड्यूल की बात कर रहे हैं। उनकी मांग है कि पूर्ण राज्य का दर्जा लद्दाख को दिया जाए, 6 शेड्यूल लागू किया जाए। यहीं आके हमारी वो धारणा सच साबित होती है, जब अब राहुल गांधी कांग्रेस के युवराज 6 शेड्यूल की बात कर रहे हैं। लद्दाख से अपनी दुकान यात्रा की समेटे, अनशन की समेटे वांगचुक तो बैठ गए हैं, ये कहते हुए कि हम फिर वापस आएंगे, लेकिन अब वो ये एजेंडा पूरे देश में राहुल गांधी लेके घूम रहे हैं, जनता को 6 शेड्यूल समझा रहे हैं। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं गौरव जी का। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है। जो श्री राम। बात यही गौरव जी, जो बात पिछले चर्चा में हम लोगों ने की थी और आपने बहुत डिटेल में सोनम वांगचुक के इरादों पर एक सवाल उठाते हुए एक एनालिसिस किया था, वो बात चरितार्थ हो रही है। 7 तारीख को हमने वीडियो किया था, 8 तारीख को उनकी यात्रा प्रस्तावित थी। वो यात्रा न सिर्फ कैंसिल हुई, बल्कि वहां से लगभग अपनी दुकान समेट के हट चुके हैं सोनम वांगचुक, और अपनी उस दुकान का माल उन्होंने राहुल गांधी के हाथ में सौंप दिया है। राहुल गांधी मेरे ख्याल से पिछले 10-12 सालों में पहली बार 6 शेड्यूल की बात कर रहे हैं। क्या है ये चक्कर? देखिए, राहुल गांधी को तो पहले 6 शेड्यूल बोलना ही नहीं आता है। ठीक है, आप इससे ये बात समझ लीजिए कि जब इंसान को 6 शेड्यूल बोलना नहीं आता है, तो वो 6 शेड्यूल के बारे में बात क्या करेगा। यानी ये बात राहुल गांधी को कहलवाई गई है, जो कि हमने पहले स्ट्रेस करा था, हमने आपको बताया था। लेकिन राहुल गांधी पे जाने से पहले संक्षिप्त में एक क्रोनोलॉजी बताना लोगों को ज़रूरी है, और वो क्रोनोलॉजी अगर आप ध्यान से सुने और समझें, तो आप खुद अंदाज लगा सकते हैं कि ये सोनम वांगचुक का खेल क्या है। और अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं वो क्रोनोलॉजी आपको बताऊं जो मैंने लिखी हुई थी। बिल्कुल साहब, विस्तार से बताएं, दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, एनडीए की जब पहली सरकार आई थी अटल जी की, तो उसमें रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस। और जॉर्ज फर्नांडिस जब रक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने जब नॉर्थ ईस्ट का ट्रिप करा था और लद्दाख और जो भी हमारा नॉर्दर्न बेल्ट का ट्रिप करा था, तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि भारत का असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है। ये बात सबसे पहले जॉर्ज फर्नांडिस ने कही थी। 1947 से कांग्रेस ने लद्दाख में, यानी हम एलएसी की जो बात करते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक जाती है, हिमालयन बेल्ट है, कांग्रेस ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमेशा इग्नोर करा और वहां पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं करा, जो कि लोगों को कोई किसी रूप की कोई सुविधा नहीं दी, सड़क, पानी, बिजली, कुछ भी नहीं। जॉर्ज फर्नांडिस जी ने जब बोला था कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं, असली दुश्मन चाइना है, तो उन्होंने रेल, रोड, एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एलएसी पे वॉर फुटिंग पे शुरू करा।
और उन्होंने उसका ब्लूप्रिंट बनाया कि कैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है ताकि हम चाइना को काउंटर कर सकें। और इसका मुख्य आधार था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से हमारी इंडियन आर्मी उस एरिया में ज़्यादा तेज मूव कर सकती है और हैवी वेपनरी जैसे टैंक हो गए और जो लॉन्चर्स वगैरह हो गए, रडार सर्वेलेंस स्टेशंस वगैरह हम आराम से वहां पहुंचा सकते हैं और चाइना को काउंटर कर सकते हैं, चाइना के थ्रेट को, जो कि सबसे ज़रूरी था। इसके बाद एनडीए की सरकार चली गई और कांग्रेस की सरकार आई। और जब 2004 में कांग्रेस की सरकार ने आई तो उसने सबसे पहले एलएसी पे जॉर्ज फर्नांडिस द्वारा स्टार्ट किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो कि रेल, रोड, एयरपोर्ट इत्यादि हैं, उन सारे प्रोजेक्ट को रोक दिया। और डिफेंस मिनिस्टर कांग्रेस के ए एंटनी ने एलएसी पे रोक दिया और उन्होंने कहा कि अगर हम एलएसी पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं तो चीन को भारत में आने में आसानी हो जाएगी। यानी यहाँ ये उल्टी बात कर रहे हैं, ठीक है, जबकि वो हम अपनी तरफ करने जा रहे थे, कोई चाइना की तरफ घुस के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना नहीं चाह रहे थे। और चाइना ने लद्दाख में घुसने के लिए, लद्दाख का जो रीजन है एलएसी में घुसने के लिए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत से कई गुना ज्यादा डेवलप कर रखा था और कर रहा है। 2008 राहुल गांधी ने एक एमओयू साइन करा था चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल एमओयू था जिसकी कोई वैधता नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन राहुल गांधी ने, या यूं बोलें गांधी परिवार ने, पर्सनल बेसिस पे एक एमओयू चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ साइन करा था और उसको केवल सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही जानते हैं। यहां तक कि कांग्रेस की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री उस समय जो थी वो भी नहीं जानती थी इस एमओयू में क्या लिखा है। तो ये एक खतरे की घंटी है। अब आप आइए, आपको याद होगा गलवान की जब लड़ाई हुई थी तो इंडियन आर्मी ने चाइना का जो एडवांसमेंट था पीएलए का, चाइना आर्मी का भारत के लिए, वो रोक दिया था। और वो लड़ाई इसीलिए हुई थी कि हम उनके लोगों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं ताकि वो गलवान में अपनी लैंड, हमारी लैंड पे कब्जा कर सके। हम वो लैंड पे कब्जा क्यों जरूरी था? क्योंकि गलवान एक ऐसी जगह है जहां से कार्यक्रम हाईवे साफ दिखाई देता है, कुछ ही किलोमीटर के डिफरेंस पे है, और मिलिट्री लैंग्वेज में बोलें तो वो हमारी फायरिंग रेंज में आता है। जिसको कार्यक्रम हाईवे, वो पीओजेके का हिस्सा है जिसको पाकिस्तान ने इलीगली चाइना के हाथ में दे दिया था। आपको पता है कि वहां पर वो डैम और दुनिया भर की चीजें बना रहे हैं, पर चाइना का मूल उद्देश्य था काराकोरम हाईवे, जो कि पहले का सिल्क रूट कहा जाता था, उसको बीआरआई प्रोजेक्ट, जो सी पैक प्रोजेक्ट पाकिस्तान से जाता है, उसका एक हिस्सा था। यानी ये चाइना से काराकोरम हाईवे होता हुआ पीओजेके में से यूरोप में जाके कनेक्ट होता है। ये चाइना अपना ट्रेड रूट बनाना चाह रहा था, जो कि भारत का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान ने इलीगली चाइना को दे रखा है। और इस पे आपको पता ही है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने और प्रधानमंत्री ने, प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और बहुत लोगों ने इस पे स्टेटमेंट में दिया है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। आप उसका कोई भी हिस्सा किसी को दान नहीं दे सकते हैं। अगस्त 2023 राहुल गांधी ने लद्दाख ट्रिप करा था, बाइक रैली करी थी, आप सबको याद होगा। राहुल गांधी अगस्त 2023 में लद्दाख गए थे और जो हमारी इंफॉर्मेशन है, सोनम वांगचुक से मिले थे और उसके बाद ही सोनम वांगचुक की अचानक नींद से जाग गए और वो रातों रात एक साइंटिस्ट से, एक इनोवेटर से एनवायरमेंटलिस्ट बन गए। आपको पता ही है, अगर आप रिसर्च करें तो भारत के प्रगति में टांग अड़ाने वाले जो ज़्यादातर लोग हैं वो इन्वायरमेंटलिस्ट ही हैं। और ये इन्वायरमेंटलिस्ट एक ऐसी चीज़ होती है जिसको वेस्टर्न कबाल ने, जो कि
CIA और डेमोक्रेट्स का है। किसी देश को उन्नति से रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है एनवायरमेंटलिस्ट खड़े करना और उनसे क्वेश्चन करवाना। तो सडनली ये एनवायरमेंटलिस्ट बन गए और ये बात करने लगे एनवायरमेंटल इफेक्ट की, रेल, रोड, एयरपोर्ट। तो पहली चीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो क्या सोनम वांगचुक नहीं चाहते कि लद्दाख के लोगों को रेल मिले, रोड मिले, एयरपोर्ट मिले, ताकि वो भारत के और हिस्सों में भी आ जा सके और भारत के और हिस्सों से लोग लद्दाख देखने, लद्दाख में घूमने के लिए जो टूरिस्ट इनफ्लो है वो बढ़ सके। आप एक चीज याद रखिए, लद्दाख में इंडस्ट्री तो कोई आ नहीं रही, क्योंकि ऑक्सीजन इतने हाई एल्टीट्यूड पे है जहां ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ इंडस्ट्री तो नहीं आएगी। लद्दाख का जो जीडीपी है, लद्दाख की जो कमाई है, वो टूरिस्टों से होनी है और आप टूरिस्ट को रोक रहे हो। फौज में एक चीज हम लोग बोलते हैं कि इफ यू वांट टू सिक्योर अ प्लेस, इंक्रीज द टूरिज्म। यहाँ पर अगर आप टूरिज्म को रोकने की कोशिश कर रहे हो, तो इसके मतलब आप उस जगह को सिक्योर भारत की जगह करना नहीं चाहते हो, आप चाइना के लिए वो रास्ता खुला रखना चाहते हो। तो यहाँ बिल्कुल साफ है कि आप चाइना के लिए काम कर रहे हो, भारत के लिए काम नहीं कर रहे हो। टूरिस्ट आएगा तो चाइना का क्लेम खत्म हो जाएगा, लेकिन आप इन चीजों से चाइना के क्लेम को पुख्ता कर रहे हो। अब इसकी जो मार्च थी और हम इस पे बड़े गर्व से क्लेम कर सकते हैं कि हमारे वीडियो ने बहुत कुछ करा है। शायद लोगों को अंदाज ना हो, लेकिन क्योंकि हम लद्दाख और कश्मीर में ही घूमते हैं, हमें पता है हमारे वीडियो का बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट हुआ है और जिसकी वजह से इन लोगों ने अपने हाथ यात्रा से खींच लिए हैं। एक बात आपके दर्शक हमेशा याद रखें कि सोनम वांगचुक अंतिम अथॉरिटी नहीं है लद्दाख में या भारत की सीमा के बारे में बोलने के लिए। जो अंतिम अथॉरिटी भारत में है, जो सीमा की बात कर सकती है और जिसकी बात 100% सच होती है, वो है इंडियन आर्मी। हम यहाँ बिल्कुल। पॉलिटिशियन भी नहीं कह रहे, हम यहाँ नरेंद्र मोदी को भी नहीं कह रहे, हम यहाँ डिफेंस मिनिस्टर को भी नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं भारतीय फौज अंतिम अथॉरिटी है। तो आप अब राहुल गांधी ने जब यात्रा खत्म हो गई, तो राहुल गांधी ने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है और वो 6 शेड्यूल, जिसको वो बोल भी नहीं सकते, उसके नाम पे लोगों को भड़का रहे हैं। 6 शेड्यूल क्या है? 6 शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो हिस्सा है, वो प्रोविजन है जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, जिसका संबंध एडमिनिस्ट्रेशन है ट्राइबल एरियाज के, और खास तौर से केवल 4 राज्यों के लिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम हमारे नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, नॉर्थ में नहीं है। ये नॉर्थ ईस्ट के चैलेंजेस अलग हैं ट्राइबल के, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन मिशनरी से और बांग्लादेश से ज़्यादा थी। उस इन्फ्लक्स को रोकने के लिए 6 शेड्यूल का प्रावधान था, जिसमें इन 4 राज्यों की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसको कैसे गवर्न करना है और उसको मेंटेन रखना है, उसकी बात थी। लद्दाख और कश्मीर अलग चीज है, जो कि 370 से रन होता है। सोनम वांगचुक, लद्दाख अगर देखा जाए, आपने जब 370 हटी थी, तो लद्दाख के लोग बहुत खुश थे कि हम फाइनली जम्मू कश्मीर से बाहर निकल आए, एक यूटी बन गए। अब कम से कम केंद्र से जो पैसा लद्दाख के लिए आएगा, वो लद्दाख के डेवलपमेंट में खर्च होगा। पहले यही पैसा लद्दाख, जम्मू कश्मीर में जाता था और ये सारा श्रीनगर में खप जाता था, डेवलपमेंट कुछ नहीं होता था, नेताओं के पॉकेट में जाता था, लद्दाख को एक चवन्नी भी नहीं मिलती थी। तब लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। तो आप इस बात से अंदाज, और आज वही सोनम वांगचुक 370 का बहिष्कार नहीं करते, बल्कि ये कहते हैं हम 370 के वक्त अच्छे थे। अब सवाल ये है कि सोनम वांगचुक ये बातें क्यों करते हैं? इसके पीछे भी तो कोई हिस्ट्री होनी चाहिए, इसके पीछे भी तो कोई परवरिश होनी चाहिए।
तो मैं आपको याद दिलाऊं कि एक व्यक्ति थे सोनम वांग्याल। सोनम वांग्याल सोनम वांगचुक के पिताजी हैं, और वो श्रीनगर में, वो वैसे उनके बहुत सारे एक्युलेट्स हैं, एवरेस्ट पे क्लाइम करना, यंगेस्ट एज में क्लाइम करना, ये सारी चीजें उन्होंने अचीव करी हैं। लेकिन मत भूलिए कि वो जम्मू कश्मीर में एक पॉलिटिशियन थे, एग्जैक्टली, मंत्री भी रहे हैं। मंत्री भी रहे, जम्मू कश्मीर में पॉलिटिशियन थे। और अगर देखा जाए तो ये वहां से रिटायर भी जब पॉलिटिक्स से हुए थे, तो ये इंफॉर्मेशन ब्यूरो के असिस्टेंट डायरेक्टर थे, जहां तक कि मेरी याददाश्त जाती है। दूसरी बात रही सोनम वांगचुक का परिवार है, लेकिन आप सोनम वांगचुक के परिवार के बारे में कहीं नहीं पढ़ेंगे। आप एक महिला के बारे में जरूर पढ़ेंगे जो कि सोवियत संघ से आई थी। याद कीजिए मैं शब्दों को, सोवियत संघ, रशिया नहीं बोल रहा हूं। और उन्होंने इस एनवायरनमेंट पे काम करना शुरू करा था। सोवियत संघ एक कम्युनिस्ट राष्ट्र था, वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन आज की तरह रशियन नहीं था। चाइना भी एक कम्युनिस्ट राष्ट्र है, और धीरे धीरे पैर फैलाना और लद्दाख को हड़पना। मैंने आपके पिछले वीडियो में कहा था, ये एलएसी की जो पूरी लड़ाई है, सियाचिन से शुरू होकर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम तक, ये लड़ाई इसलिए नहीं, टेरिटोरियल डिफरेंसेस इसलिए नहीं है कि जमीन किसकी कितनी है। ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि इस एरिया का सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर इसी बेल्ट में है, और जिसके पास फ्रेश वाटर का कंट्रोल होगा वो ही इस एरिया पे राज करेगा। तो ये कहानी सोनम वांगचुक की और सोनम वांगचुक के पिताजी थी। याद रहे कि सोनम वांगचुक एक डेनिश एनजीओ के साथ भी काम करते थे, और वो डेनिश एनजीओ, अब आप एक चीज समझ लीजिए, जो विदेशी ताकतें हैं, जो अमेरिकन कबाल है, जो सीआईए है, वो सबसे पहले आपको अवार्ड देता है, आपसे कुछ काम कराता है, फिर एक अवार्ड की लिस्ट बनाता है जिसमें मैगसेसे अवार्ड सबसे बड़ा है, और उसके बाद वो आपको कल्टीवेट करता है राष्ट्र के खिलाफ काम करने के लिए। इसका पूरा इतिहास रहा है। सोनम वांगचुक आपके सामने है, उससे पहले का एग्जाम्पल अरविंद केजरीवाल है जो जेल में बैठा है, और इसी तरह एक वो शर्मिला थी नॉर्थ ईस्ट में, आपको याद है ना, शर्मिला नेकेड, एरोम जी। नंगे होके फौज के आगे प्रदर्शन करना, आपसे हटाना क्यों चाहते थे? ताकि चाइनीज इन्फिल्ट्रेशन ना रुके। और कई बार मैंने लिखा है, मैंने लोग भी पकड़े हैं, जो मैंने फोटो भी डाली है, कि नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचली बन के और में नागालैंडी बन के लोग, चाइना के सिपाही, एक्टिव पीएलए के सोल्जर्स भारतीय सीमा में कैसे घुसे। बड़ी बात। अच्छा, आपने दो तीन चीज कही पिछले वीडियो में भी। इस पक्ष को हम लोगों ने जानबूझ के नहीं रखा था, और आपने जब कहा कि पिछली बातचीत का संज्ञान लिया गया है, दर्शक खुद जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उस वीडियो को जरूर रख देंगे। उसके कमेंट्स में कुछ खास एरिया के लोगों वो नाम दिख रहे हैं जो आ रहे हैं, और उनके कमेंट तो ठीक है, प्रारब्ध के मंच को हम लोग लोकतांत्रिक मंच बना के रखना चाहते हैं, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबकी है। हम कमेंट में रिप्लाई नहीं, बल्कि कंटेंट के जरिए उस बात को सामने रखने का प्रयास करेंगे निश्चित रूप से। गौरव जी, वो खुद को इंजीनियर कहते थे, प्रमोट किया गया उनको आमिर खान की फिल्म से। बहुत सारे दर्शकों को अब ये पता चला होगा कि सोनम के पिताजी एक नेता थे, एक राजनेता थे, मंत्री थे। ये सारी चीजें हैं। सोनम वांगचुक जब ये कहते हैं कि हम 370 में ही ज्यादा अमन से थे, ज्यादा चैन से थे, और उसी के साथ लद्दाख को यूनियन टेरिटरी से पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहिए, उनकी मांग है, सिक्स शेड्यूल की वो बात कर रहे हैं।
ये उनका राजनीतिक आंदोलन है। अब कहीं इसमें भी कोई शक है? और एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप लगातार विश्लेषण किए हैं और वहां के इनपुट्स आपके पास होते हैं। 7 तारीख को हम वीडियो करते हैं, 8 तारीख की पश्मीना यात्रा को लेके, और 8 तारीख को अचानक पश्मीना यात्रा कैंसिल कर दी जाती है। कोई ठोस कारण सोनम ने अभी तक नहीं बताया है। क्या हो सकती है ये वजह? और एक एनवायरनमेंट की चिंता की जब बात करते हैं वैश्विक स्तर पर, तो भारत के प्रधानमंत्री पेरिस एनवायरनमेंट, मतलब उनसे ज्यादा एनवायरनमेंट को लेके किसने विश्व स्तर पर इनिशिएट किया है? ऐसे में सोनम वांगचुक का ये एजेंडा क्या था? क्या उनका एजेंडा अधूरा रह गया, उसकी हवा निकल गई, और इसलिए उन्होंने अपनी दुकान समेट ली और दुकान का माल उन्होंने राहुल गांधी के हवाले कर दिया है? देखिए, सोनम वांगचुक ग्रेजुएट इंजीनियर हैं जिनके हाथ में डिग्री है। ठीक, वो तो आप विकिपीडिया पे पढ़ ही सकते हैं। तो क्या कारण था कि फिल्म में दिखाया गया कि उन्होंने डिग्री के लिए पढ़ाई नहीं करी, नॉलेज के लिए पढ़ाई करी, और डिग्री किसी और के दीवार पे लटकी रही और सोनम वांगचुक है। इस तरह से आप जो पढ़ा लिखा तबका है भारत का, जो कि फिल्म में ज़्यादा विश्वास करता है क्योंकि फिल्म आपके सबकॉन्शियस माइंड को अटैक करती है, आपने सोनम वांगचुक को इस्टेब्लिश करा एक ऐसा व्यक्ति जो डिग्री के लिए नहीं, नॉलेज के लिए कॉलेज गया था। जबकि सोनम वांगचुक के पास डिग्री है, ऐसा नहीं कि उनके पास डिग्री नहीं है। फिर आपने अवार्ड की झड़ी लगाई, आपने पहले फिल्म बनाई। जो पढ़ा लिखा तबका है और जो अनपढ़ तबका है, उन सब ने वो फिल्म देखी, ताली पीटी, बाहर निकले। सोनम वांगचुक एक आइडल हीरो बन चुके थे। अब उस आइडल हीरो को इस्तेमाल करना था और उसका सही समय का इंतजार किया जा रहा था। तो जब 370 हटी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना, उसका अपना लेफ्टिनेंट गवर्नर बना, अपनी गवर्निंग काउंसिल बनी और बजट वहां जाने लगा और लद्दाखी सेलिब्रेट करने लगे, डेवलपमेंट उन्हें दिखने लगा जमीन पे, तो इससे सबसे ज्यादा चिंता किसे होगी? चाइना को। तो उस चीज को काउंटर करने के लिए उन्होंने सोनम वांगचुक को आगे करा, और सोनम वांगचुक, आपने खुद देखा सोशल मीडिया पे पढ़े लिखे तबकों की बहुत सपोर्ट है सोनम वांगचुक को। ये वो तबका होता है पढ़े लिखे लोगों का जो जमीन से जुड़े नहीं होते हैं, जो फिल्म और बातों पे विश्वास करते हैं। कहने को इन लोगों के पास डिग्रियां होती हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े अगर डफर कोई है तो यही कम्युनिटी डफर होती है। आम किसान और जमीन पे रहने वाला व्यक्ति डफर नहीं होता है। तो यहाँ पर उन्होंने गेन करने की कोशिश करी, लेकिन जब हमने लिखना शुरू करा, और ये बहुत सारे लोग समझते भी हैं, जानते भी हैं कि जो मैं लिखता हूँ, भले ही मेरे 10 मिलियन फॉलोअर ना हो नंबर दिखने में, लेकिन कुछ बहुत क्रिटिकल लोग भी हैं जो चुपचाप मेरे को पढ़ते हैं। और जब हमारा वीडियो सामने आया 7 तारीख वाला, उस वीडियो का इम्पैक्ट था कि सोनम वांगचुक को अपनी यात्रा कैंसिल करनी पड़ी, क्योंकि अब लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए थे और उनकी सपोर्ट बेस खिसक रही थी, क्योंकि हमने साफ बोल दी। देखिए, उस यात्रा का मूल आधार क्या था? पहले कि आप इंडियन आर्मी पे जो चीज देखिए कितनी बढ़िया सेट करी गई। आप मोदी पे विश्वास मत कीजिए, आप होम मिनिस्टर पे विश्वास मत कीजिए, आप इंडियन आर्मी पे भी विश्वास मत कीजिए, आप सोनम वांगचुक पे विश्वास कीजिए। तो सोनम वांगचुक को एक अथॉरिटी इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी गई, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, होम मिनिस्टर और पॉलिटिक्स को अगर हटा दें तो भारतीय फौज से भी बड़ी अथॉरिटी बन गया। लेकिन जब हमने सच्चाई बताई और ये चीजें, ये तिलिस्म जो बनाया था, ये टूटना शुरू हुआ, तो इससे पहले वो एग्जॉस्ट हो जाए, उनकी प्रासंगिकता खत्म हो जाए, उनको विड्रॉ करवा दिया गया। एसेट कल्टीवेशन
कोई 1 दिन का काम नहीं है, 10 दिन का काम नहीं है, 20 साल का। मैंने आप ही के चैनल में बताया था कि अरविंद केजरीवाल को कल्टीवेट करने के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए अरविंद केजरीवाल की तैयारी शुरू करी गई थी 2004-2003 से। और सबसे पहले वही क्रोनोलॉजी है, उनको अवार्ड दिए गए, फिर हड़ताल करी गई, फिर पढ़ा लिखा तबका उनके साथ आया, फिर पढ़ा लिखा तबका उनको बिलीव करने लगा और अल्टीमेटली उनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया गया। रिजल्ट आप सबके सामने है कि जो इंसान भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार कहता था, वो तो खुद भ्रष्टाचार में सिर तक डूबा हुआ है और पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, हाई कोर्ट ने उसको वैलिडेट कर दिया है। तो सोनम वांगचुक को इसलिए खड़ा करा गया था कि अब अगर सोनम वांगचुक अपनी यात्रा लेके एक पॉइंट पे पहुंचते और बोलते ये जगह चाइना ने ले ली है, तो सारे लोग सोनम वांगचुक को सही मानते, भारतीय फौज, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर सबको गलत मानते और चाइना उस माध्यम से अपना क्लेम एस्टैब्लिश कर देता आगे आने की कि देखो यहां तक तो हम हैं, ये हमारी टेरिटरी है, अब डिस्कशन यहां पे होगा। ठीक है ना? तो सोनम बिल्कुल। वांगचुक उस चीज को एस्टैब्लिश कर देते क्योंकि उनकी बात भारतीय फौज से भी बड़ी हो जाती, लेकिन वो हमने सही टाइम पे उनका बबल बस्ट करा और वो पीछे हो गए। और मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरे पास ट्रांसक्रिप्ट्स हैं और जो इनपुट्स हैं, उसके हिसाब से आपके चैनल को बड़ी शिद्दत से कुछ लोग देखने लगे हैं जब मैं चैनल पे आता हूँ कि ये क्या बोल के जाएंगे। ठीक है। और दर्शकों, यहाँ हम आपसे कहेंगे कि किसी भी ऐसे बड़े चरित्र को जब गढ़ा जाता है, जैसा कि आप सब अब तो गवाह है, बहुत सारे लोग गवाह हैं, पूरा देश गवाह है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल नाम के एक एजेंट को लाया गया, प्लेस किया गया। और ये 1 महीने 2 महीने 1-2 साल में चीजें नहीं होती। तो कितने 10 साल 15 साल 20 साल पहले से ये कल्टीवेट किया जाता है। सोनम वांगचुक जिस तरीके से सफेद बर्फ पे एक स्लीपिंग बैग में 20-21 दिन 28 दिन लेटे रहे, उससे लोगों को दिल्ली की सड़कों पर लेटे हुए अरविंद केजरीवाल की भी याद आ गई होगी, जो अब तिहाड़ में लेट रहे हैं और जिन पर हाईकोर्ट भी साफ साफ मुहर लगा रही है। ये बड़ी चीजें हैं। अच्छा, कुछ चीजें गौरव जी केवल संयोग मात्र नहीं होती हैं। 6 शेड्यूल का नाम लेना, आपने बताया राहुल गांधी देश जानता है, राहुल गांधी की लद्दाख यात्रा, राहुल गांधी की पार्टी का चीन से समझौता, सोनम वांगचुक का अचानक इंजीनियर से नेता बनना। मैं कहता हूं कि आप एनवायरमेंट की बात करते हैं, आपके एनवायरमेंट में बात करने और उसके हित संरक्षण में लद्दाख का पूर्ण राज्य बन जाने से क्या होना है? ये कोई लद्दाख मतलब का सिद्ध होता है? हाँ, लद्दाख का पूर्ण राज्य तब तक नहीं बनेगा जब तक केंद्र सेटिस्फाई नहीं होगा। सोनम वांगचुक जल्दी से जल्दी उसको राज्य बनाना चाहते हैं ताकि वो केंद्र को लद्दाख से दूर कर सकें और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रोक सकते हैं। देखिए, लैंड राज्य का सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना? अब अगर लैंड ही नहीं राज्य अप्रूव करेगा तो रेल, रोड, एयरपोर्ट कहाँ बनेगा? तो आपने सीधा सीधा भारतीय फौज के मूवमेंट को रोक दिया। देखिए, मैं बहुत सारी चीजें हैं जो नरेंद्र मोदी मैं क्यों पसंद करता हूँ कि वो काम तो ये बोल के करते हैं कि हम जनता के लिए कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके पीछे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव भी होता है। जैसे कि अगर आप देखें चार धाम यात्रा, तो चार धाम यात्रा की जो सड़क बना रहे हैं वो पब्लिक परसेप्शन ये है कि भाई श्रद्धालुओं के लिए चार धाम बन रहा है, लेकिन क्या वो सड़क केवल श्रद्धालुओं के लिए होगी? नहीं, वो सड़क इंडियन आर्मी के मूवमेंट के लिए भी होगी, सप्लाई चेन के लिए भी होगी। अब अगर आप सड़क उठा के देखेंगे तो आपको देखेगा वो एलएसी पे चल रही है। यही कारण था कि चाइना के कहने पे, क्योंकि वो चार धाम यात्रा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों से जाती है, तो आपने देखा होगा अभी कुछ 2 वर्ष पहले की बात है कि चाइना के कहने पे नेपाल ने उत्तराखंड में एक हिस्से को अपना क्लेम माना था, जिसमें उन्होंने मैप रिलीज करा था और उसको नेपाल ने अपना हिस्सा बताया था। किसके कहने पे? चाइना के।
अगर उस एरिया को एनालाइज करें तो आप जूम करके देखें तो आपको समझ में आएगा कि चार धाम यात्रा की सड़क वहां से निकल रही है। तो कौन रोकना चाह रहा है चार धाम यात्रा को? चाइना। चाइना क्यों रोकना चाह रहा है? क्योंकि भारतीय सेना का मूवमेंट, भारतीय सेना का मूवमेंट रोकने के पीछे क्या कारण है? चाइना जानता है कि उसके फौजी लड़ नहीं सकते, जमीन पे नहीं लड़ सकते, वो भारतीय फौजी लड़ सकते हैं। तो हमारा अपर हैंड होगा, चाइना का इन्फिल्ट्रेशन रुकेगा, इसलिए उसने टांग अड़ाई थी उस मैप के माध्यम से, जो नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने रिलीज करा था, आपको याद होगा। और उसके बाद ओली की मीटिंग हुई थी रॉ के चीफ के साथ नेपाल में, जहां ओली को साफ बोल दिया था बोरिया बिस्तरा बांध के घर निकल जाओ। ओली उसके बाद बोरिया बिस्तरा बांध के घर निकल गए और वो मैप ड्रॉप हो गया और बाकी सारी चीजें नॉर्मल हो गई, क्योंकि हमें भी फिर मतलब हाथ मोड़ना तो हमें भी आता है ना। बिल्कुल गौरव जी, और मैं दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचा दूं, उत्तराखंड में मेरा किशोरपन बीता है। जिस नक्शे की बात कर रहे हैं गौरव जी, आप सबके ध्यान में होगा, काली नदी का वो एक एरिया है जो बड़ा टिपिकल और बड़ा स्ट्रेटेजिक एरिया है, जिस पर क्लेम कर दिया था नेपाल ने। और अगर वो एरिया नेपाल का हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हो सकता है, लेकिन अगर संयोग से कोई दुर्योग हो और अगर हो जाए तो बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर चाइना का एक्सेस हो जाएगा, ये स्थिति थी। तो ये एक क्रोनोलॉजी साफ साफ दिखाई देती है। अच्छा गौरव जी, अब चूंकि देखिए चुनाव का मौसम चल रहा है, राहुल गांधी जो कभी विश्वेश्वरैया बोल नहीं पाते हैं, राहुल गांधी जिनको एनसीसी का फुल फॉर्म नहीं पता है, राहुल गांधी अब सिक्स शेड्यूल पर ज्ञान दे रहे हैं अचानक। मुझे ये नहीं समझ में आता कि कोई झारखंड का व्यक्ति, कोई उत्तर प्रदेश का व्यक्ति, कोई मध्य प्रदेश का व्यक्ति, उसको सिक्स शेड्यूल से क्या मतलब है, उसके कंसर्न क्या है उससे। लेकिन क्या राहुल गांधी निराश हो गए अपने इस एजेंडे से, चाइना निराश हो गया, और ये माना जा सकता है कि सोनम वांगचुक नाम का सो कॉल्ड बम, चीनी बम, वो फुस कर गया फिलहाल? अवनीश भाई, आपको अपनी पीठ थपथपानी चाहिए, और अगर आपको नहीं मिले हैं कुछ लोग पीठ थपथपाने वाले तो आप मेरे पास आ जाइए, मैं आपकी पीठ थपथपाता हूँ। क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से लोग भले इसको एग्जेजरेशन समझें और समझें कि हम बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, पर फैक्ट ये है कि आपके चैनल के माध्यम से, उस वीडियो के माध्यम से हमने सोनम वांगचुक और चाइना की हवा निकाल दी है। ठीक है, तो इस चीज को आप अपने दिमाग में ठूस के भर लीजिए कि आपका चैनल भले ही 1-1.25 लाख का मेंबरशिप हो, लेकिन आपने वो काम करा है जो बड़े बड़े नहीं कर पाते, और आपके चैनल से वो हुआ है। तो ये चीज फिलहाल के लिए, अब जब सोनम वांगचुक फेल हो गए, जब उनकी हवा निकल गई, भाई जी, पहले अगर सिपाही आगे लड़ रहा है तो कमांडर को लड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक लेकिन बात। जब सिपाही धाराशायी हो गया और उसको धाराशायी कर दिया, तो कमांडर ने खुद बंदूक उठा ली, जो उसने चलानी कभी सीखी ही नहीं थी। अब राहुल गांधी को अगर बिना पर्ची के बैठाल दिया जाए और उनसे पूछा जाए सिक्स शेड्यूल क्या है, तो राहुल गांधी एक शब्द नहीं बोल सकते। जो इंसान शब्दों को प्रोनाउंस नहीं कर सकता, वो उसकी व्याख्या क्या करेगा। तो सोनम वांगचुक की गुब्बारे की हवा निकलने के बाद ये बैटन पकड़ा है राहुल गांधी ने, और वहां से वो लोगों को भड़काना चाह रहे हैं सिक्स शेड्यूल। क्योंकि मैंने जो मैसेजेस पढ़े थे सोशल मीडिया पे भी, रिसर्च में लोगों ने कहा था अरे सिक्स शेड्यूल ही तो है, उसको इम्प्लीमेंट करने में क्या जाता है। और ये वो लोग बोलते हैं जो पढ़े लिखे हैं, डिग्री होल्डर हैं, गूगल ज्ञान के महारथी हैं। इन्होंने कभी सिक्स शेड्यूल को पढ़ा होगा गूगल पे, लेकिन समझा नहीं होगा। सिक्स शेड्यूल नॉर्थ के लिए है ही नहीं, किसी और हिस्से के लिए नहीं है, केवल नॉर्थ ईस्ट के लिए है। केवल वो ट्राइबल पॉपुलेशन है जिसको मिशनरी और इलीगल बांग्लादेशी के, या यो बोले रोहिंग्या मुसलमान से इन्फ्लक्स से बचाने के लिए करा गया था। अगर आप अरुणाचल का इतिहास जानने की कोशिश करें, अगर लोग मतलब समझना चाहते हैं, अरुणाचल में गेंगोंग अपांग की सरकार थी, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है उनका। मेरे उनसे पारिवारिक संबंध है और पिता समान मानता हूं मैं उन्हें।
आइडियोलॉजी अलग हो सकती है भाजपा और कांग्रेस की, पर वो मेरे लिए पिता समान है। अरुणाचल में जाता हूँ तो उन्हीं के घर रुकता हूँ। मैं आपको बताऊं, अरुणाचल में सबसे ज्यादा मंदिर है, जो कोई बिलीव नहीं करेगा। और अरुणाचल की दिनचर्या की भाषा हिंदी है, ऑफिशियली है एक तरह से। तो इंग्लिश और हिंदी दो ही चलती हैं वहां पर। वो वहां पर गेंगोंग अपोंग ने कभी भी इनर लाइन परमिट नहीं हटाया। आज भी अरुणाचल जाने के लिए आपको इनर लाइन परमिट चाहिए, जो कि आसानी से अरुणाचल प्रदेश की वेबसाइट पे, सरकारी वेबसाइट पे आपको मिल जाता है, हाथों हाथ मिल जाता है। आप फीस सबमिट करो और आपको मिल जाएगा। वो इसलिए रखा गया है ताकि जो इन्फ्लक्स है रोहिंग्यास का, बांग्लादेशीज का और क्रिश्चियन मिशनरी का, वो वहां पर अरुणाचल में ना घुसे। तो 6 शेड्यूल का एक पर्पस था नॉर्थ ईस्ट के लिए, और वो नॉर्थ ईस्ट के लिए ही रहेगा। उसको लद्दाख में लगाने की बात करके सोनम वांगचुक वहां की जमीन के खुद मालिक बनना चाह रहे हैं और डेवलपमेंट रोकना चाह रहे हैं। अल्टीमेटली सोनम वांगचुक का चरित्र तो अपने पिता से निकला है, जो कि एक पॉलिटिशियन ही थे। और उस समय के जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियन आप समझ लीजिए कैसे होंगे। भाजपा तो बिल्कुल। नहीं, राष्ट्रवादी पार्टी तो कोई नहीं थी, ठीक है ना। और सबसे बड़ा झूठ तो ये है कि फिल्म में दिखाया गया था कि सोनम वांगचुक ने पढ़ाई करी लेकिन डिग्री किसी और की थी, नाम किसी और का। सच्चाई ये है कि सोनम वांगचुक ने पढ़ाई करी और डिग्री भी मिली थी। तो फिल्म के माध्यम से लोगों को मिसलीड करा गया। उनको घर बनाया गया लोगों के दिमाग में, पढ़े लिखे तबकों में, जो जिसको हम इंटेलेक्चुअल क्लास कहते हैं, उसमें एस्टेब्लिश करा गया कि सोनम वांगचुक कितने महान आत्मा है। महान आत्मा एस्टेब्लिश करने के पीछे एक ही कारण होता है कि कल को वो जो बोले वो पत्थर की लकीर हो जाए। यानी लकीर। प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, इंडियन आर्मी सेकेंडरी है, सोनम वांगचुक जो बोलेंगे वही सही होगा। तो ये बहुत लंबा खेल चला है। और लेकिन अच्छी बात यह है कि सोशल मीडिया में एक खेल 4 मिनट में बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। और गौरव जी, दर्शक भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि प्रारब्ध के इस मंच पर तब तक हम कोई बात, कोई इस तरह की चीज नहीं करते जब तक उसका कोई आधार न हो। आपने जिक्र किया कि सोनम वांगचुक की डिग्री का, आपने जिक्र किया सोनम वांगचुक के पिता के बारे में अब साफ साफ पे आ चुका है कि वो खुद एक पॉलिटिशियन थे। पॉलिटिशियन होना कोई गुनाह नहीं है, पॉलिटिशियन का बेटा होना भी कोई गुनाह नहीं है। सोनम वांगचुक 45 साल के, 47 साल के हैं। सोनम वांगचुक की पत्नी भी होंगी, लेकिन जितनी भी सूचनाएं मैंने इकट्ठा करने का प्रयास किया सोनम वांगचुक की पत्नी के बारे में, हालांकि देखिए, किसी की पत्नी और किसी के परिवार के बारे में बहुत ज्यादा पब्लिक डोमेन में हम नहीं लाना चाहते हैं, लेकिन यदि आप सार्वजनिक जीवन में हैं, यदि आप एक राजनीतिक आंदोलन चला रहे हैं, मुझे कहीं से कोई फीड आया कि इनकी पत्नी कहीं से अमेरिका से ताल्लुक रखती है, वहां की सिटीजन है, लेकिन मैं केवल एक क्वेश्चन मार्क रख रहा हूं। दर्शक खुद जाएं, नेट है, विकिपीडिया। आप सोचिए, सोनम वांगचुक जो इतने मीडिया मित्र दिखते हैं, इतने टेक्नोलॉजी से भी दिखते हैं, उनके बारे में नेट पर बहुत ही कम सामग्री मौजूद है। अगर आप विकिपीडिया खोल लेंगे तो एक सिंपल पेज है, उसका कोई भी लिंक उसके आगे नहीं है, उनके परिवार के बारे में नहीं पता चलता। ये सब सवालिया निशान अब सोनम वांगचुक पर निश्चित रूप से खड़े होंगे, और खड़े इसलिए होंगे कि अब वो एक इंजीनियर नहीं है, मात्र एक इनोवेटर नहीं है, अब वो एक प्रकृति प्रेमी नहीं है, नवाचारी नहीं है, बल्कि अब वो एक राजनीतिक आंदोलनकारी है। और उस शैली में राजनीतिक आंदोलन कर रहे हैं जिस शैली से यह देश 10 साल पहले दिल्ली में ठगा जा चुका है। जी गौरव जी। आपने जितनी बात बोली उसमें एक चीज ऑन कर दूं, चाइना स्पॉन्सर्ड पॉलिटिशियन। निश्चित रूप से इस तरह से तो राहुल गांधी की पार्टी भी चाइना स्पॉन्सर्ड राजनीतिक पार्टी है। वो तो है, क्योंकि जो एमओयू साइन किया था वो किस हैसियत से करा था, और वो एमओयू किसी ने क्यों नहीं देखा? उनके अपनी पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने भी कभी नहीं देखा। तो उस एमओयू में ऐसा क्या था? क्या लेन देन था? क्या भारत के हिस्सों को चाइना के हाथ में सौंपना था? क्या भारत में चाइना का कंट्रोल बढ़ाना था? क्या था? जनता ये सवाल पूछेगी, मैं भी पूछूंगा, आप भी पूछेंगे। लेकिन वो बिल्कुल।
वो एमओयू उनके पर्सनल अलमारी में कहीं रखा होगा, वो एमओयू पब्लिक में नहीं है, ना वो सरकार के पास है। निश्चित रूप से। और यहाँ दर्शकों, कम से कम हम सभी को संतोष इस बात का होना चाहिए कि वह प्रधानमंत्री और जिस तरीके से पिछले 10 सालों से कम्युनिकेशन की धनी सरकार चल रही है, जो सुदूर बैठे किसी भी छोटे से छोटे कम्युनिकेशन का संज्ञान लेती है, उस पर काम करती है, उस पर रिस्पॉन्स देती है, कुछ नहीं तो उसका संज्ञान तो जरूर लेती है। सोनम वांगचुक महीनों से वहां ड्रामा कर रहे हैं, कर रहे थे। हमें गर्व है, आपने कहा कि पीठ ठोकनी चाहिए, हमें गर्व है, एक गिलहरी प्रयास ही सही, लेकिन बहुत सारे सवाल हमने दर्शकों के सामने रखे हैं, उठाए हैं। जी। सोनम वांगचुक ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक करी थी और उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर, जिसको उस समय आरएसी श्रीनगर बोलते थे, वहां से करी थी और उनको डिग्री मिली थी। तो फिल्म में ये चीज मिसलीड क्यों करी गई? इस अब हिसाब से देखें तो आपसे हमसे थोड़े से जूनियर ही रहे होंगे सोनम वांगचुक इंजीनियरिंग में। आरएसी से 19 मैं भी हूँ, उन्होंने आरएसी से आप भी हैं। हमसे हमसे सीनियर हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छा, 1987 में डिग्री करी थी। ठीक है, तो हमसे हमसे सीनियर हैं वो। लेकिन सवाल ये है कि जब डिग्री, मेरे समकक्ष हैं। हाँ, जब डिग्री करी थी तो ये डिग्री फिल्म में क्यों छिपाई गई? निश्चित रूप से। और दर्शकों, आप किसी भी कंटेंट पर हमारे कहने पर विश्वास मत करिए। मैं नहीं कहता हूं कि मेरे कहने पर विश्वास कीजिए, गौरव जी की और हमारे 2 वीडियो से विश्वास बिल्कुल मत करिए। लेकिन जितनी बातें पिछले वीडियो में हमने सोनम वांगचुक पर बड़ी ईमानदारी से सवाल उठाए हैं, उसका विवेचन करिए। आज की इस बातचीत में जितने हमने सवाल उठाए हैं वो विवेचन कीजिए। अब मेरा सवाल यहाँ पर प्रारंभ के मंच से होता है कि सोनम वांगचुक ने अपनी 8 तारीख की पश्मीना यात्रा को क्यों टाला? ये सोनम वांगचुक जवाब दें। और सोनम वांगचुक की लाइफ जितनी लार्जर देन लाइफ वाला एक ड्रामा क्रिएट किया गया है, और ये कहा गया है बड़े अनगढ़ व्यक्ति हैं, बहुत भोले व्यक्ति हैं। दर्शकों, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया, मेरे पर्सनल संज्ञान में है, मेरे निजी जानकारी में यह बात है कि सोनम वांगचुक इतने मैनेज्ड व्यक्ति हैं, उनका एक मीडिया मैनेजर है और वो मीडिया मैनेजर बहुत सेलेक्ट करके लोगों को स्लॉट देता है। और मैं यहाँ डिस्क्लोज कर रहा हूं कि मेरी सोनम वांगचुक के उस मैनेजर से बात हुई थी, मैंने उनसे समय मांगा, लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया। और इसी के साथ एक बहुत वरिष्ठ ओटीटी प्लेटफॉर्म के, राष्ट्रवादी प्लेटफॉर्म में, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि उनकी सहमति मेरे पास नहीं है नाम लेने की, उन्होंने भी समय मांगा, नहीं दिया गया। किस बात से बचना चाहते हैं, किन सवालों से बचना चाहते हैं सोनम वांगचुक? और जो लोग भी पिछले वीडियो के नीचे कमेंट में आके सोनम वांगचुक पर हमारे इस खुलासे और इस तरह की बातों का विरोध कर रहे हैं, उनको ये जवाब देना चाहिए कि सोनम वांगचुक 8 तारीख की अपनी पश्मीना यात्रा को क्यों नहीं किए, क्यों टाल दिए, और अब अपने दुकान का माल राहुल गांधी के हाथ में क्यों देके 6 शेड्यूल की बात कर रहे हैं? बहुत सारे सवाल सोनम वांगचुक पर खड़े हैं और हम भी, गौरव जी, प्रारब्ध के इस मंच पर शपथ लेते हैं इंडिया फर्स्ट के भाव से, नेशन प्रथम के भाव से, कि सोनम वांगचुक पर हम लगातार तब तक सवाल उठाते रहेंगे जब तक सोनम वांगचुक या उनके प्रतिनिधि खुद सामने नहीं आते। मैं आमंत्रण दे रहा हूं 1 to 1 बात करने की, आइए बात कीजिए और हमारे सवालों का सामना कीजिए, अपना पक्ष रखिए। गौरव जी, आपने हमें समय दिया, आप व्यस्त यात्राओं में हैं, लेकिन इसके बाद भी राष्ट्र प्रथम के भाव से जब प्रारब्ध ने आपको संपर्क किया है, मैंने आपको संपर्क किया है, मुझे गर्व होता है कि मैं आपका मित्र हूं, आप मेरे मित्र हैं, और ऐसे मसलों को हम लगातार उठाते रहेंगे। अगर कोई सवाल उठा रहा है तो जवाब भी उसे देना पड़ेगा, और हम अब सवाल उठा रहे हैं। हमें संतोष होना चाहिए कि हमारी सरकार, हमारी एजेंसियां इस समय इतनी समर्थ हैं और इतनी क्लियरिटी है कि वो पहचान जाती हैं। अब राहुल गांधी 6 शेड्यूल का चूरन बेचें, जाके झारखंड, जाके उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार में लोगों को 6 शेड्यूल समझाएं, और सोनम वांगचुक कहाँ हैं ये उनके समर्थक और खुद सोनम वांगचुक बताएं। इसी के साथ गौरव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, पिछला वीडियो इसी के डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी जरूर देखिएगा। वीडियो आगे जरूर बढ़ाइए, आगे बढ़ता है, आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। बहुत कम ऐसे वीडियोस होते हैं जिस चर्चा के अंत में मैं इस तरह की यूट्यूबर वाली परंपरा का ये बात कहता हूं कि कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। लेकिन आज मैं ये जरूर कहूंगा,
गौरव जी, एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ मुझे और गौरव जी दोनों को आज्ञा दीजिए। जय नमस्कार, हिंद। प्रणाम, जय जय श्री राम।